ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कैलिबर पे कि किस लेवल का स्टूडेंट बैठा हुआ है, अपने साथ कितना कमिटेड है वो, और अपनी स्टडीज़ को टाइम कितना देता है, कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम कितना दिया हुआ है और उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए आपने प्रैक्टिस कितनी की। क्योंकि पहले से हमें पता होता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के पैटर्न हैं, आसान भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और हार्ड लेवल भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आप लोगों के एमडी कैट का जो टेस्ट है साल 2022 का वो करीब है, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट की एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो, गाइडेंस वीडियो, जिसमें आपको टीचर्स जो हैं आप उस रेलिवेंट सब्जेक्ट के आप लोगों को गाइडेंस देंगे रिगार्डिंग टू एमडी कैट टेस्ट। तो आज के जो हमारे टीचर्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अमार तारिक साहब जो कि फ़िज़िक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे कि फ़िज़िक्स की क्या वेटेज है और एमडी कैट में कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार तारिक साहब। वालेकुम सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये ऑनर दिया कि आपके साथ एक इंटरव्यू किया जाए। नहीं सर, ये हमारे लिए ऑनर है। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है उसमें फ़िज़िक्स की कितनी वेटेज है और फ़िज़िक्स में कैसे अच्छी तरह से तैयारी की जा सकती है? सर रिसेंटली जो हमारे पास पीएमसी की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, तो एनएमडी कैट 2022 के लिए पीएमसी को अगर हम परसेंटेज में वेटेज देखें तो फिज़िक्स का 27% वेट बनेगा, और अगर हम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ की बात करें तो 54 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस टेस्ट का हिस्सा रहे। ठीक हो गया, यानी कि 54 जो है एमसीक्यूज़ उसका हिस्सा होगा। तो स्टूडेंट्स उसको तैयार कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? प्रिपरेशन के लिए चूँकि हमारे पास पीएमसी की तरफ से हर साल गाइडलाइंस आती हैं, कोर्स कंटेंट्स हमें दिए जाते हैं। ठीक है। तो इस साल भी हमें जो हमारे एफएससी का कोर्स है उसके अंदर से पीएमसी की तरफ से 13 चैप्टर्स की आउटलाइंस दी गई है। ठीक है। वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नेम्स और उन चैप्टर्स की आउटलाइंस तक मेंशंस हैं हमारे पास उस सिलेबस गाइड के अंदर कि हमने टॉपिक को किस लेवल तक प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। तो जब हम अगर एमडी कैट के लिए फ़िज़िक्स की तैयारी की बात करें तो फ़िज़िक्स को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पेपर्स के अंदर फ़िज़िक्स का वेट आता है या जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो किस पैटर्न पर किए जाते हैं। तो उसके लिए भी पीएमसी ने मज़ीद आसानी ये कर दी कि हमें उसने बता दिया कि हमने 20% जो हैं वो आपसे पूछने हैं हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, 60% हमने आपसे पूछने हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, और 20% हमने आपसे पूछने हैं ईजी लेवल के क्वेश्चंस। अब ये जो डिवीजन है हमारे पास ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल की, इसको स्टूडेंट से डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि हमारे पास ये क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह की कोई डेफिनेशंस हो गई हमारे पास, बुक लाइनर्स हो गए हमारे पास, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन हो गई, साइड नोट्स वगैरह हो गई। ये चीज़ें हमारे पास वो हैं जो हमारे पास हमारी मेमोरी बेस हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं ईजी लेवल के क्वेश्चंस के अंदर। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ये हैं कि जिसमें आपने कोई चीज़ सॉल्व करनी है, एक चीज़ सॉल्व करके यूनिट्स कन्वेरियंस करनी है, दूसरी डायमेंशंस के अंदर आपने स्टेप डाउन करना है, तो ये हैं हमारे पास मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। और हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो भी हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम से आपने चीज़ों को सॉल्व करना है, या आपके पास जो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस है वो लेंथी आ गई, पॉइंट्स में कैलकुलेशंस आपने करनी पड़ गई आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने डिवीजन कर दी और फिर वेटेज बता दिया कि हमारे पास इतने इतने परसेंट में ये क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि डिवीज़न प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो पीएमसी की जानिब से कर दे दी जाती हैं। सर कोविड के बाद से बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो एकेडमी का रुख नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी जब कोविड ख़त्म हुआ है लोग प्रेफर करते हैं कि एकेडमी ज्वाइन करें, तभी हम एमडी कैट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? एकेडमीज़ का जो अगर हम कंसेप्ट लेके चलें तो इनकी अफादियत से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि एकेडमीज़ में जो रहनुमाई हमें मिलती है या जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह पर बजा हैं। अब जो बात आती है प्रिपरेशन की, ठीक है, उसमें आप एकेडमी ज्वाइन करें, आप इंडिविजुअल गाइडेंस लें किसी से, या आप सेल्फ स्टडी करें, ये तीनों फैक्टर्स हमारे पास शामिल हो सकते हैं। अब हमें बेसिकली ये देखना पड़ता है कि हमारे पास जो एमडी कैट की फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है या जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट सारे उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं, तैयारी तो हमने सबकी करनी है। तो हमारे पास जो वो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हमारे एग्जैक्ट बोर्ड पैटर्न के मुताबिक होती हैं। जिस बोर्ड से हमने अपने इंटरमीडिएट किया, क्या उसी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक चीज़ें हमारे पास डील हो रही हैं आगे? तो अगर तो हो रही हैं तो फिर हमें इतना कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम नई गाइडेंस की तरफ जाएं, नए टीचर्स को एक्सप्लोर करें या नई प्रैक्टिस की तरफ आएँ, क्योंकि हम 2 साल से वो चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे जो बोर्ड के पैटर्न्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं कंपेरेटिवली हमारे एमडी कैट के जो टेस्ट पैटर्न्स आते हैं उनसे,
यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कंसेप्चुअली टैकल की जाती हैं, जबकि बोर्ड पैटर्न्स में हमारी मेमोरी बेस्ड चीज़ें और इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो बहुत हाई लेवल की कंसेप्चुअल नहीं होते, वो एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी उनको आसानी से कर सकता है। ठीक है। तो अब जब हम तैयारी के लिए आते हैं तो फिर कुछ लोग होते हैं जो अकेडमीज़ का रुख करते हैं, कुछ होते हैं जो अपने किसी सीनियर से बैठ के उन्होंने डिस्कस कर लिया और वो तैयारी कर ली। अब जो एकेडमीज़ का मामला है, एकेडमीज़ में भी हर इंसान नहीं आ सकता। कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल मसाइल भी होते हैं लोगों के साथ, कुछ लोगों के लिए एकेडमीज़ उनके डोर स्टेप्स पर होती ही नहीं है। तो उसके लिए जो आजकल जो नया आ चुके हमारे पास आईटी का दौर है, तो अब आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपके पास आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशंस हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर मैं ज़ाती तौर पर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि हमारे पास ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है और भी होंगी एज़ पर माई नॉलेज जो मैं बात करूँ, वो मैं campus.pk को प्रेफर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि campus.pk का जो मैंने पैटर्न देखा उनका, वो चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस MCQs वो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ वीडियो लेक्चर्स वो दे रहे हैं, जो चैप्टर्स का टेस्ट है उसकी प्रॉपर वीडियो डिस्कशन है, उसके साथ उन्होंने फुल लेंथ पेपर्स लिए हैं और प्रॉपर जो है वो MDCAT लेवल के जो MCQs उन्होंने डिज़ाइन करके चीज़ें दी हुई हैं। तो उसलिए वो रिलायबल है, ट्रस्टफुल है, जो मेरे नॉलेज में। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन जो मैं आपकी प्रेफरेंस जो है कैंपस, मेरी प्रेफरेंस में जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, वो मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक और सबसे जो बेहतरीन बात मुझे वो लगी, चूँकि रिसेंटली जो मार्केट क्राइसिस चल रहे हैं फाइनेंस को लेके, उसमें हमारे पास जो वर्बल एकेडमीज़ हैं वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी जितनी हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसको देख के हर इंसान वो फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो campus.pk में मैंने ये भी देखा कि उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत रिलायबल है, जो एक एवरेज या एक मतलब हैंड टू माउथ गुजारा करने वाला इंसान भी उसको अफोर्ड कर सकता है आसानी के साथ। बिल्कुल सही। और फिर उसमें ये नहीं है कि आपके वो चीज़ आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आपको एक चीज़ का डाउट है तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख लें। वर्बल क्लास में ये है कि अगर आपका क्लास निकल गई तो गई बात, इनके साथ बीमार हो गए तो आप एक आज कम कल में देख लें, आपके पास वो लेकिन वो लेक्चर्स आपके पास महफूज हैं और आप उनको ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक campus.pk की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो अभी डाउनलोड करें। सर मुझे ये बताएं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर हमें कोई कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए, तो MDCAT के टेस्ट के लिए कोई बुक्स भी होती हैं जिनसे तालिब इल्म जो है इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं? अच्छा, बुक्स में तो हमारे पास चूँकि मार्केट में बहुत सी बुक्स हमें मिल जाती हैं, बहुत सी पब्लिशर्स हैं जिनकी बुक्स आपको मिलती हैं, बड़ी नामवर अकेडमीज़ की बुक्स भी पब्लिश होकर मार्केट में आती हैं। लेकिन बुक्स किसी एक बुक के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते कि हमने इस बुक को लेकर चलना है, क्योंकि जो आपका कोर्स है वो आपकी FSC की उन्होंने आउटलाइंस दी हुई कि इसमें से है। अब आपने अपनी प्रिपरेशन देखनी है कि आपका टेस्ट जो है वो MCQs बेस होने वाला है। तो MCQs बेस्ड टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए आपकी प्रैक्टिस भी MCQs लेवल की ही होनी चाहिए, सो दैट कि आपको उस टॉपिक की डायमेंशंस का आइडिया हो जाए कि MCQs की स्टेटमेंट किस किस तरह से आ सकती है और ये जो प्रॉब्लम था ये फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक। तो उसके लिए तो जब हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं तो हम ये करते हैं कि सेकेंड ईयर के पेपर्स से पहले जब 3-1 माह का वक्त टाइम रह जाता है तो हम उनको सेकेंड ईयर के वो पोर्शन उस लेवल पर तैयार करवाने की तरफ ले आते हैं। ठीक। फिर जो PMC की तरफ से आउटलाइंस आपको मिली हुई है, उन आउटलाइंस में आपके जो कोर्स कंटेंट्स है, चैप्टर का नाम है और उसका जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर भी उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपने पैरामीटर्स कवर करने हैं। ठीक है। अब आप FSC की बुक में देखेंगे, अगर वो सारे पैरामीटर्स कवर हो रहे हैं तो गुड, नहीं तो आप उसी लेवल की दूसरी बुक्स पर जंप करेंगे। तो रिकमेंडेशन यही होती हैं कि जो हमारे पास A लेवल्स की बुक्स हैं, जैसे रेड स्पॉट फिजिक्स है आपके पास, ये एक बेस्ट बुक है जिसमें आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत से टीचर्स भी इसको फॉलो करते हैं, तो स्टूडेंट उस पर जंप करे, वहाँ से अपना वो वन लाइन में उठा ले। अगर वहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स की तरफ आ जाएं, यूट्यूब चैनल्स आपके पास पड़े हुए, गूगल से आप सर्च कर लें। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस यही करें कि जिस लेवल की आपसे बात पूछी जाएगी, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की पूछी जाएगी, तो आप इंटरमीडिएट की बुक्स तक ही कन्फाइंड रहें, बहुत वास्ट ना जाएं, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन आपको आने वाला है वो उसी लेवल तक आने वाला है, तो आप उस तक ही महफूज रखें। सही। सर मेरा अगला सवाल यही था कि फ़िज़िक्स में जब आपका जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए MDCAT के लिए, और उसके साथ साथ एक और सवाल उसमें ये भी फिट इन होगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी बाज़-औक़ात लेंथी हो जाती है, तो उनको कैसे कोई ट्रिक शेयर करना चाहें स्टूडेंट्स के साथ कि उनको ग्रैब करने का कोई आप ट्रिक शेयर करना चाहें? अच्छा, इसमें देखें कि हमारे पास जो फिज़िक्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो चूँकि पहले से हमें पता होता है कि हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के पैटर्न्स आने वाले हैं, आसान भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे और हार्ड लेवल से भी आएंगे।
आसान तो वो होंगे जो आप एकदम से आपने पढ़ा, आपको याद था, आपने कर लिया। ठीक है। अब जब हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स पर आएंगे तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपने जब तैयारी की तो आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की थी। अब प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को ये शॉर्टकट्स समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं कि बहुत से कांस्टेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो 3-4 कांस्टेंट्स जो गठे की फार्मूले में यूज़ होते हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो वो क्या करते हैं हम टीचर्स, हम ऐसा करते हैं कि उन सब का एक रेशो बना के एक वैल्यू बता देते हैं कि अगर ये 3 कांस्टेंट या ये 3 वैल्यूज़ एक फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं तो आप उसकी जगह एक ये यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने के बाद हम शॉर्टकट्स क्या बनाते हैं, उसके 1 लाइनर्स बना देते हैं जिसको हम की पॉइंट्स कहते हैं। की पॉइंट कि जिससे हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे स्लोप वगैरह, आपके पास रेडियसेस, कर्वेचर्स, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने फार्मूलाज के शॉर्टकट्स बनाए होते हैं कि एक पैरामीटर बढ़ने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब उनके रिलेशंस आपस में कैसे हैं। तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटीज रिलेशंस होते हैं इसमें हमने शॉर्टकट्स सिखाए हुए होते हैं बच्चों को। लेकिन ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस के साथ कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम कितना दिया हुआ है और उसके MCQs को सॉल्व करते हुए आपने प्रैक्टिस कितनी की है। जब वो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका होता है तो एक तो उसकी कैलकुलेशन में रवानी आ जाती है, वो बड़ी फ्लुएंटली कैलकुलेशंस कर पा जाता है। दूसरा ये होता है कि उसको वो चीज़ें मेमोराइज रहती हैं कि अगर मुझे इस डायमेंशन में क्वेश्चन आएगा तो मैं ये शॉर्टकट लगाऊंगा। अब सब क्वेश्चन में शॉर्टकट भी नहीं लगता, कुछ आपको प्रॉपर सॉल्व भी करना पड़ता है। लेकिन जब आपको शॉर्टकट कुछ क्वेश्चंस के पता होंगे तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए टाइम कम लेंगे और जो आपने पूरा प्रोसीजर लेके चलना है उसमें अगर आपका टाइम ज़्यादा लग भी जाए तो वो टाइम कवर हो जाता है, आपका टाइम लॉस नहीं होता, आपके क्वेश्चन रहते नहीं रहते। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सर लास्टली कोई बच्चों को गाइडलाइन देना चाहें रिगार्डिंग फिजिक्स या MD-CAT के ओवरऑल, इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए? ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स रह गए हैं MD-CAT के टेस्ट के लिए। जिन बच्चों ने लेट कर दिया क्या वो अभी भी तैयारी कर सकते हैं? अच्छा, इसमें तो जो हम एग्जैक्ट टाइम स्केड्यूल की बात करें तो ये तो एग्जैक्टली नहीं डिफाइंड किया जा सकता। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कैलिबर पे कि किस लेवल का स्टूडेंट बैठा हुआ है, अपने साथ कितना कमिटेड है वो और अपनी स्टडीज़ को टाइम कितना देता है। प्लस ये तो कमिटमेंट का फैक्टर आ गया। दूसरा ये है कि अल्लाह पाक ने उसको दिमागी सलाहियत कितनी दी है, वो चीज़ों को कितनी आसानी से पिक कर सकता है या कितनी देर से पिक कर सकता है। इसके साथ एक फैक्टर ये भी है कि उसको चीज़ें कितनी देर याद रहती हैं या कितनी जल्दी वो भूल जाता है। ये सारे फैक्टर्स चूँकि ह्यूमन के साथ चलते हैं हमारे साथ, तो हम इसलिए ये एग्जैक्टली बाउंड नहीं कर सकते कि आप इतना टाइम लें। वो हर स्टूडेंट अपनी एबिलिटीज़ को एनालाइज करके अपने लिए हिसाब से डिफाइन करेगा। जर्नल अगर तैयारी की बात करें तो अभी तो स्टूडेंट्स चूँकि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने वाले वक्त करीब आ गया। नॉर्मली ये होता है कि आप जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से 2-3 मंथ पहले जब आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप सेकेंड ईयर्स के वो चैप्टर जो MCAT का हिस्सा हैं आप उनकी प्रिपरेशन साथ स्टार्ट कर लें। उससे एक तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहती है, साथ में आपके जो MCAT के वेटेज है वो कम होता जाता है क्योंकि आपके आधे चैप्टर्स पेपर्स ख़त्म होने से पहले आपको प्रिपेयर हो चुके होते हैं, कुछ 3-4 चैप्टर्स जो आप कर सकते हैं आसानी से। उससे फिर आपको आगे आसानी रहती है कि आगे जो आपको मंथ 2 मंथ का वक्त मिलता है उस हिसाब से आपकी आसानी से वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। दूसरा ये है कि जो चैप्टर्स की डिवीजन होती है, चूँकि फिजिक्स के हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं, तो अब 13 चैप्टर्स को भी अगर एक स्टूडेंट है वो एक दिन में एक चैप्टर कर सकता है तो वो तो अपने आसानी से कर सकता है। एक स्टूडेंट है वो 2 दिन का वक्त लेते हैं। अब वो स्टूडेंट की अपनी उसके ऊपर है, अपनी प्लानिंग्स के ऊपर है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर ले। अगर वो किसी सेटअप के अंदर जा रहा है तो वो सेटअप वाले तो उसको अपने हिसाब से लेके चलेंगे कि हमने एक दिन में इतना करना है, उनके पास डिवीजन होती है पहले से कोर्स की। अब स्टूडेंट की अगर अपनी सेल्फ स्टडी है तो वो अपना प्लान खुद बनाएगा इन चीज़ों को देखते हैं। और अगर वो नेक्स्ट आने वाली अगर कोई लोग ये वीडियो सुने या हमारा इंटरव्यू देखें तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो बोर्ड एग्जाम से 3-1 मंथ पहले जो ही आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कवर हो तो आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें। और तैयारी के पैटर्न को इस तरह रखेंगे जो आप चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर के MCQ उसी के साथ सॉल्व करें, उस चैप्टर का टेस्ट उसी के साथ दें, उस टेस्ट की डिस्कशन उसी के साथ सुने ताकि वो चैप्टर आपका प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए। आधी चीज़ नहीं छोड़नी कि आप आधा आज कर लें आधा कल नहीं, इस तरह नहीं। जो चीज़ करनी है उसको प्रॉपर करके फिर आप नेक्स्ट आगे मूव करें। थैंक यू सो मच सर, और उम्मीद करता हूँ जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स सर ने आप लोगों के साथ शेयर की होंगी आप सबके लिए मुफीद साबित हुई होंगी। और इसके साथ साथ मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम तर तालीम से मुतालिक अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुलाकात होगी आप सबसे अगली वीडियो में।